नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। एक बार पुनः स्वागत है हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम अपने मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम के तहत ही जो है उपस्थित हुए हैं, लेकिन यहाँ आपको कुछ जानकारी भी देनी है और कुछ मैंने जो है प्रोग्राम में संशोधन भी किया है, तो हम उस पर भी चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो देखिए इसमें यूपी पीसीएस जीएस पेपर 1 का जो आज का प्रश्न है वो तो हम करा ही रहे हैं, लेकिन ये अब हमारे बैच का जो नाम हो गया है अब की बार मेंस पार, मतलब जो मेंस को लेकर के आप लोगों की समस्या रहती थी, तो हमारा ये बहुत प्रयास रहेगा कि हम जो है इसको सॉर्ट आउट करें। और इसके सॉर्ट आउट करने के लिए हम दो प्रयास कर रहे हैं। पहली चीज़ तो देखिए, एक क्वेश्चन तो हम डेली मंडे टू फ्राइडे आपको देते ही थे, जिसकी टाइमिंग शाम को 6:30 बजे रहती थी, लेकिन अब वो टाइमिंग जो है 6:30 बजे न रह करके वो हो गई है शाम को 4 बजे। और फिर एक क्वेश्चन हम और करवाएंगे मेंस से ही संबंधित किसी अन्य पेपर से, और वो आपको मिलेगा कब मिलेगा, तो वो आपको मिलेगा ले दे करके सुबह जो है 9 बजे। तो ये दो हम करवाने वाले हैं। आपको शेड्यूल भी हम थोड़ा दिखा दें कि देखिए, सोमवार को जो आएगा वो जीएस पेपर हमारा 1 आएगा। ये पेन क्यों नहीं चल रहा? अच्छा चल रहा है। देखिए, मंडे को आएगा जीएस पेपर 1 से हमारा क्वेश्चन, और ये 9 बजे आएगा मॉर्निंग में, और इवनिंग में 4 बजे जो है जीएस पेपर 2 का आएगा। इसी तरीके से जो मंगलवार है वो जीएस पेपर 3 से संबंधित प्रश्न आएगा, और फिर जीएस पेपर 4 होगा सेम डे शाम को। और बुधवार को जो है वो जीएस पेपर 5 से रहेगा, और शाम को जीएस पेपर 6 से रहेगा। और इसी तरीके से जो थर्सडे है, बृहस्पतिवार है, वो जीएस पेपर 1 रहेगा और जीएस पेपर 2 से पुनः रहेगा। और फ्राइडे को है वो जो जीएस पेपर 3 रहेगा और जीएस पेपर 4 रहेगा। और जो सैटरडे का दिन है वो 4 बजे ही हमारा जो है क्या आएगा, तो वो करंट अफेयर्स आएगा। कौन सा करंट अफेयर्स आएगा? तो जो वीकली करंट अफेयर्स हम पहले कराते थे, तो इधर कुछ दिनों से वो गैप हुआ है, तो उसको हम कवर करेंगे, तो वीकली करंट अफेयर्स आएगा। तो ये हमारा प्रोग्राम है, और आप लोग जो है इससे जुड़िए। जब भी आप लोग मतलब टाइम निर्धारित कर लीजिए, रात सुबह 9 बजे और शाम को 4 बजे, और जब आप बैठिए तो पेन पेपर लेके बैठिए, ताकि साथ साथ यदि हमारे चैनल पे आप 15 से 20 मिनट खर्चा कर रहे हैं, अपना समय बेकार कर रहे हो, बेकार ही अगर आपको लग रहा हो या जो भी कर रहे हो, तो कम से कम उसका उपयोग करिए, उस समय का सदुपयोग हो जाए, मतलब आप जो है आंसर राइटिंग साथ में करते रहिए। तो चलिए अपना प्रश्न देखते हैं। देखिए, जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति आरंभ से ही गुटनिरपेक्ष थी, लेकिन यह नीति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रायः कल्पनालोकी ही रही। चर्चा करें। 12 अंक का प्रश्न है, और आप सभी जानते होंगे कि जीएस फर्स्ट पेपर में जो है वो एक तरीके से आधुनिक भारत और विश्व इतिहास से भी प्रश्न आता है। तो ये एक तरीके से आपके जीएस पेपर 1 का प्रश्न तो है ही है, साथ में अगर आप आईआर में जाएंगे तो जीएस पेपर 2 से, चूंकि गुटनिरपेक्षता वहाँ भी आप पढ़ेंगे, तो ये जीएस पेपर 2 से भी रिलेटेड है। तो ये इस क्वेश्चन के माध्यम से आपके दो टॉपिक जो है, मतलब दो पेपर तैयार होंगे, और दोनों से कहीं भी आएगा तो आप इसका उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले आपको गुटनिरपेक्षता क्या है उसके बारे में बता देना कि गुटनिरपेक्षता का आदर्श क्या था। सबसे पहले तो इसके तहत क्या प्रयास किया गया था, स्वतंत्र विदेश नीति की, कि मतलब ये गुटनिरपेक्ष जो देश थे, अब आप कहेंगे सर ये गुटनिरपेक्ष देश कौन थे, तो वही जो 1940 के बाद जो लोग आज़ाद हुए थे, जो नई आज़ादी पाए थे नए नए, और उनको तृतीय दुनिया के देश जो कहा जाता है, तो उन्हीं के लिए ये शब्द उपयोग किया जा रहा था कि मतलब जो तृतीय दुनिया के देश थे जिन्होंने नई नई आज़ादी पाई थी। और उस समय आप सभी जान रहे होंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है वो शीत युद्ध का दौर था। उस समय शीत युद्ध शुरू हो गया था। एक धुरी जो था वो अमेरिका था, दूसरी धुरी जो था वो यूएसएसआर था, और दोनों में जो है घनघोर जो है एक तरीके से प्रतिस्पर्धा थी। तो जो ये नए नए आज़ाद हुए देश थे, जिसे तीसरी दुनिया के देश कहा गया, तो इनके सामने एक बड़ी समस्या ये खड़ी हो गई कि हम जो है क्या करें। अगर हम अभी तो नई नई आज़ादी पाए थे, अगर हम किसी एक के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करते, चूँकि गरीब भी थे, सहयोग भी चाहिए था, तो ऐसे में यदि हम अमेरिका की तरफ झुकते हैं
या यूएसएसआर की तरफ झुकते हैं तो हमको उनकी शर्तों को मानना पड़ेगा। भाई एक पूंजीवाद को प्रतिनिधित्व कर रहा था अमेरिका, तो वहीं समाजवादी धारा का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था? यूएसएसआर कर रहा था। तो हम किसी खांचे में ना बटे, हम अपने आप को स्वतंत्र रखें। तो ऐसी स्थिति में ये जो नए देश हैं, जो नई नई आज़ादी पाए थे, अपने उसी की आज़ादी पाए थे, तो इन लोगों ने जो है एक संगठन बनाया। तो उसी के तहत ये जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नाम ही उसको दिया गया, और इसी के तहत ये सारे जो देश हैं वो इस झंडे के तहत एकत्रित हुए। और इनका यही प्रयास था कि सबसे पहले तो हम अपनी स्वतंत्र विदेश नीति रखेंगे, कि जो सही है, जो हमको लगेगा सही, उसका हम सहयोग करेंगे, जो हमारी चीज़ों के लिए अनुकूल नहीं होगा उसका हम विरोध करेंगे। मतलब हम अपने आप को स्वतंत्र रखेंगे, संप्रभु रखेंगे। फिर जब आप स्वतंत्र विदेश नीति रखेंगे तो यूएसए और यूएसएसआर के प्रभाव से बचना, मतलब आप अपने आप को बचाने में सक्षम होंगे। तो यही प्रयास है कि हम ना तो यूएसए के खेमे में जाएंगे ना यूएसआर के खेमे में जाएंगे। फिर यूएनओ में मिलजुल कर कार्य करना, अगला जो प्रयास है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, और उस समय बहुत प्रभावी भूमिका में भी था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, लोग उसको बड़ी मतलब हसरत भरी निगाहों से देखते थे कि भाई कहीं ना कहीं जो है ये हमारे लिए बेहतर प्रयास करेगा। तो वहाँ भी ये जो तृतीय दुनिया के देश थे, जो नई नई जो आज़ादी पाए थे, तो इनका ये प्रयास था कि हम वहाँ मिल करके एक गुट के तहत काम करेंगे, तब हमारी आवाज़ जो है और बेहतर तरीके से सुनी जाएगी। नहीं तो वहाँ विकसित और जो बड़े बड़े देश हैं, जैसे ब्रिटेन, यूरोप के देश हुए उस समय, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान हुआ, या अमेरिका हुआ, या फिर आपका जो है यूएसएसआर हुआ, तो उसके आगे हमारी बात कहाँ सुनी जाएगी। लेकिन अगर हम एक गुच्छे में रहेंगे तो हमारी बात सुनी जाएगी। तो गुटनिरपेक्ष का जो आदर्श था वो भी ये भी था। फिर एक दूसरे को सहयोग करना, विशेषकर दक्षिण दक्षिण सहयोग, जिसके द्वारा ही उत्तर से समानता स्थापित हो पाएगी। मतलब आप सभी जान होंगे कि भाई जितने भी देश थे ये अभी नई नई जो है औपनिवेशिक दास्ता से मुक्ति पाए थे, तो इनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही जर्जर थी, बहुत ही दयनीय थी। और ऐसी स्थिति में ये जो देश थे, ये लोग आपस में भी थोड़ा सा व्यापार वाणिज्य को मिलके करने का विचार कर रहे थे। और चूंकि जनरली ये साउथ के जो ग्लोब में जो साउथ वाला हिस्सा है, तो ये साउथ वाले जो लोग थे वही इस गुट से संबंधित थे, देश थे। तो इनका ये था कि अगर हम साउथ के लोग मिल जाएं तो जो नॉर्थ जो हमसे काफ़ी उन्नत अवस्था में है, तो उनसे जो है हम कुछ हद तक समानता जो है स्थापित कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें था गुटनिरपेक्षता के आदर्श के रूप में कि हमको करना क्या है। अब जहाँ तक नेहरू की विदेश नीति पहले से ही गुटनिरपेक्ष थी, इसे निम्न बिंदुओं से समझा जा सकता। देखिए पहले पैराग्राफ में आप जो है गुटनिरपेक्षता के आदर्श को आपने बताया कि गुटनिरपेक्ष क्या है, कि भाई हम जो है किसी गुट का हिस्सा नहीं होंगे। फिर उसका आदर्श क्या था वो बताए। अब आप प्रश्न के दूसरे पक्ष में आइए कि भाई नेहरू की जो विदेश नीति थी, तो आरंभ से ही जो है वो गुटनिरपेक्षता को लेकर के थी, तो उसी पे थी, तो उसका प्रमाण दीजिए। क्योंकि आप दावा कर रहे हैं तो उसके प्रमाण में आप देखेंगे कि 1961 में भले ही बेलग्रेड सम्मेलन में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जन्म हुआ, किंतु इससे पूर्व नेहरू ने बांडुंग एवं दिल्ली सम्मेलन में इस तरह की विदेश नीति की जो है वो वकालत की थी। मतलब ऐसा नहीं है कि 1961 में ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक बैग निकल के आ गया और उसके सारे महत्वपूर्ण नेता, चाहे वो मिस्र के हो, नासिर हो, चाहे टीटो हो या नेहरू जी हो, इकट्ठा हुए और गुटनिरपेक्ष का जो है वो उदय हो गया। ऐसा नहीं, इसके पहले ही चीज़ें मन में थी। और नेहरू जी तो एक कदम आगे बढ़ते हुए, चाहे वो बेलग्रेड का सम्मेलन हो या इसके पहले दिल्ली सम्मेलन में इस तरह की विदेश नीति की जो है वो वकालत कर चुके थे। बांडुंग और दिल्ली सम्मेलन, मतलब बेलग्रेड में स्थापित होने से पहले ही नेहरू के मन में ये चीज़ें थी, और इसका प्रमाण आप दे रहे हैं कि बांडुंग और दिल्ली के सम्मेलन में। फिर नेहरू ने कई बार गुटनिरपेक्षता का प्रदर्शन भी किया, जैसे कोरिया एवं स्वेज कनाल के मुद्दे पर। देखिए आप सभी जानते होंगे कि इतिहास में जो कोरिया संकट हुआ या जो स्वेज कनाल को लेकर के जो महत्वपूर्ण शक्तियों के बीच में आपस में जो टकराहट उत्पन्न हुआ, तो वहाँ नेहरू ने जो है वो बहुत ही जो है तटस्थ रुख अख्तियार किया। ना तो उन्होंने अमेरिका का पक्ष लिया, ना यूरोपीय देशों का पक्ष लिया, और ना ही यूएसएसआर का पक्ष लिया। तो ये चीज़ें थी। तो ये गुटनिरपेक्षता के ही मतलब टेम्परामेंट को दिखाता है नेहरू के। तो ये चीज़ें आप दे दीजिए। फिर जहाँ तक गुटनिरपेक्ष नीति के प्रभाव का प्रश्न है, तो इसका मिला जुला ही असर देखने को मिला। देखिए अब आप प्रश्न के अगले भाग में आ रहे हैं
कि किस तरीके से अगर ये कल्पना लोकी सिद्ध हुआ, तो भाई अगर ये तो इसमें 2 पॉइंट हुआ। कहीं ना कहीं आपको बताना है कि इसकी उपयोगिता भी कुछ हद तक थी, तो वो उपयोगिता थी, लेकिन जिस हिसाब से इससे उम्मीद की गई थी, क्या उस तरीके से इसने उम्मीदों पे खरा उतरा, तो वो नहीं। तो वही आप बताइए कि 1956 का स्वयं संकट एवं कांगो में लड़े गए गृह युद्ध में इसकी सकारात्मक भूमिका जो है वो देखने को मिलती है यूएनओ की, मतलब सारी गुटनिरपेक्ष आंदोलन की। फिर साम्राज्यवाद का अंत, निशस्त्रीकरण, रंग भेद की समाप्ति, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एकजुटता का प्रदर्शन आदि में भी इस आंदोलन ने अपनी जो है वो महत्ता जो है वो स्थापित की थी, क्योंकि ये सभी यूनाइट होकर के ये देश जो है इन सब चीज़ों की मांग करते थे कि भाई जो है जो शस्त्र की जो होड़ शुरू हो गई है अमेरिका और रसिया के बीच में वो समाप्त हो, मतलब निशस्त्रीकरण की तरफ बढ़ा जाए, जो रंग भेद की स्थिति है वो समाप्त किया जाए, अस्पृश्यता का अंत हो। ये सारी चीज़ें जो है ये एक दूसरे के मतलब बहुत समीप नज़र आते हैं, मतलब एक दूसरे का सहयोग करते दिखते हैं। तो यहाँ तक तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जो है वो भूमिका बहुत सकारात्मक दिखती है। चलिए आगे बढ़ने से पहले छोटी महत्वपूर्ण सूचना, आप सभी जानते होंगे कि इस समय जो है वो मेंस पढ़ने का समय है, और इस समय जो है आप अपने मुख्य परीक्षा को और बेहतर कर सकते हैं। इसके लिए आप प्रयास क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए आप पहला प्रयास यही कर सकते हैं कि हमारे संस्थान का जो प्रोग्राम चल रहा है इससे आप डेली 2 क्वेश्चन करिए, और हो सके तो आप लिख करके दिखाइए भी, इसको हम चेक भी करेंगे। साथ ही साथ अगर आपको और भी क्वेश्चन करना हो, क्योंकि भाई 2 क्वेश्चन से तो आप मेंस पार नहीं करेंगे, लेकिन अगर और भी चीज़ें करेंगे तो हो सकता है कि बहुत बेहतर स्थिति में रहें, तो इसके लिए भी आप प्रयास कर सकते हैं। 7303307507 पे जो है आप संपर्क करें, और इसमें जो है अनलिमिटेड क्वेश्चन जितना भी जिस पेपर से आपके करने की क्षमता हो वो आप ले सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे सब बैच चल रहे हैं, इसमें जो है देखिए इस तरीके से आपकी मतलब प्रॉपर मार्किंग होगी, जो भी कमी रहेगी वो आपकी बताई जाएगी संस्थान के द्वारा। देखिए पूरा कमेंट किया जाएगा, यदि आपका 1 नंबर भी काटा गया है तो वो बताया जाएगा कि आपका 1 नंबर यदि कटा है तो क्यों कटा है, या 1 नंबर आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है जब आपकी कॉपी का मूल्यांकन हो जाएगा उसके बाद इसी तरीके से मॉडल आंसर भी आपको जो है वो प्रोवाइड कराया जाएगा, मतलब आपकी कॉपी को भी चेक किया जाएगा, उसकी जो कमी होगी वो बताया जाएगा, फिर आपके पास मॉडल आंसर भी होगा। और विश्वास मानिए जब आप मेंस की परीक्षा देने जाएंगे तो उस समय करीब करीब आपके पास 450 से 500 प्रश्नों का ऐसा संग्रह रहेगा कि जो अद्यतन रहेंगे और जिनकी आने की बहुत संभावना रहेगी। तो आपका जो मेंस को लेकर के एक डर है वो निकल जाएगा, तो आप उस बैच से जुड़ सकते हैं। फिर किंतु कई मोर्चे पर इसका प्रदर्शन जो है निराशाजनक है। जैसे आपने पॉजिटिव तो पीछे बता दिया, अब निराशाजनक कैसे रहा, तो सबसे पहले चीज़ शस्त्रीकरण जो है चलता रहा। आप देख ही रहे होंगे कि अमेरिका और जो रूस की चीज़ें थी, सारी उस समय तो सोवियत रूस कहा जाएगा, तो ये दोनों की भी जो प्रतिस्पर्धा थी, चाहे स्पेस टेक्नोलॉजी हो चाहे वेपन्स के लेकर के हो, तो ये चीज़ें अनवरत जारी रही। फिर गुटबंदियाँ समाप्त नहीं हुई, मतलब इनका ही था कि भाई हम गुट को ही समाप्त करेंगे, कोई गुट नहीं रहने पाएगा, सब लोग मतलब एक तरीके से न्यूट्रल होकर तटस्थ होकर के जो है अपने विदेश नीति का पालन करेंगे, और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय या वैश्विक मंच पर जो है हम इस चीज़ का वकालत भी करेंगे। लेकिन इनके करने के बावजूद भी जो है वो गुटबंदियाँ चालू ही रही, बल्कि बढ़ती ही गई। और आप देखेंगे कि यही जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जो महत्वपूर्ण देश थे वो भी कहीं न कहीं किसी न किसी गुट का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हिस्सा बनते रहे। जैसे भारत और मिस्र को यदि आप देखेंगे तो इसका झुकाव किसकी तरफ था, यूएसएसआर की तरफ था। इसी तरह एशिया, लैटिन अमेरिका एवं कई अफ्रीकी देश जो है यूएसए के जो करीब थे। तो मतलब ये सारे जो देश थे, ये चाहे भारत हो, मिस्र हो या लैटिन अमेरिका के कई जो देश हैं या अफ्रीका के जो देश हैं, ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन के अगुवा भी थे, मतलब ये उसी के सदस्य थे। लेकिन जब कभी उनको सैन्य जरूरत पड़ती थी, आर्थिक स्थिति तो वैसे भी डमाडोल थी, तो इसके लिए ये जो है एक दूसरे के मतलब खेमे में चले जाते थे। फिर इनका जो एक था कि भाई हम दक्षिण दक्षिण जो है सहयोग करके उत्तर के साथ समानता स्थापित करेंगे, तो इनका दक्षिण दक्षिण सहयोग भी जो है वो आपस में भी बहुत ज़्यादा दिन तक टिक नहीं सका, मतलब ये आपस में भी संघर्षरत हो गए। और आप देखेंगे कि चाहे वो भारत श्रीलंका के बीच हो, भारत पाकिस्तान के बीच हो, अपने पड़ोसियों को ही देख लीजिए, या इस तरीके से और भी देश हैं कि जो एक दूसरे के मतलब आरंभ में तो सहयोगी थे, लेकिन एक दूसरे के बाद हितों के टकराहट को लेकर के विरोधी भी हुए। तो ये सारी चीज़ें हैं।
तो अब आप बताएंगे कि भाई ये जो चीज़ें आपने बताया, तो ये आप बताइए कि किस तरीके से ये जो है एक तरीके से कल्पनालोकी साबित हुई, मतलब जो अपने वास्तविक इसका जो उद्देश्य था उसको पाने में सफल नहीं हुई। चूंकि इसमें निर्णय सर्वसम्मति से होता था, जो अपने आप में किसी निर्णय तक पहुंच पाना चुनौती थी। इसमें एक बड़ी समस्या ये भी थी इन सब के बावजूद कि इसमें निर्णय भी क्या होता, कैसे होता था, सर्वसम्मति से, मतलब सारे मेंबर जब तक इसमें एक मत नहीं होंगे तब तक जो है इसको जो है कोई नियम कानून इस पर पारित नहीं हो सकता था। और आप सोचिए एक परिवार में 4 लोगों को मिलाना बहुत टफ काम होता है। यहाँ तो देशों की बात थी, सबके अपने इंटरेस्ट थे, सबकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी, सबकी अपनी आर्थिक ज़रूरतें थी। तो ऐसे समय में चीज़ों को मेंटेन करना और टफ हो जाता है। फिर किसी मुद्दे पर निर्णय यदि हो भी जाता तो उसके क्रियान्वयन के लिए कोई बॉडी नहीं थी। अगर खुदा न खास्ता ये सारे जो गुटनिरपेक्ष के देश थे, यदि किसी मुद्दे पर ये एकजुट भी हो जाते तो इनके साथ दूसरी एक बड़ी समस्या ये थी कि ये जो है भाई क्रियान्वित कैसे करेंगे, कोई बॉडी ही नहीं थी उसके क्रियान्वयन को लेकर के। इसलिए यह एक प्रकार का जो है बौद्धिक विमर्श का केंद्र बनकर रह गया। मतलब ये जो गुटनिरपेक्ष की चीज़ें हैं वो बौद्धिक विमर्श का केंद्र ही बन के रह जाता है। तो आज के प्रश्न का उत्तर यही था, और इसको आज भी आप देखेंगे कि देखिए आज जो है भारत जो है एक तरीके से गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो है वो नेता था। भाई नेहरू का ही एक तरीके से ये नेहरू के द्वारा ही इसका जन्म हुआ था। लेकिन आज भारत भी कहीं न कहीं आप देखेंगे कि इस चीज़ से दूरी बनाते हुए दिख रहा है। और रिसेंटली जो इसके सम्मेलन हो रहे हैं वो नियमित नहीं हो रहे हैं, और यदि हो भी रहे हैं तो हमारे राष्ट्राध्यक्ष के द्वारा कोई विशेष मतलब ध्यान नहीं दिया जा रहा है, या इस पर पार्टिसिपेट उस तरीके की भागीदारी नहीं हो रही है, क्योंकि हमारे अपने भी हित हैं। भाई आज हम जो है अमेरिका की तरफ ज़्यादा झुकते नज़र आ रहे हैं वनस्पत जो है यूएसएसआर के तुलना में। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये जो आंदोलन था कहीं न कहीं ये अपने हितों के भेंट चढ़ा। देखिए आदर्श तो बहुत अच्छा था, और वाकई में एक वैश्विक स्तर पे एक ऐसे मतलब प्रयोग की ज़रूरत भी थी, और आज भी इसकी प्रासंगिकता तो है। देखिए प्रासंगिकता को आप खारिज नहीं कर सकते, प्रासंगिक तो ये आज भी है। लेकिन समस्या ये है कि इस प्रतिस्पर्धा के दौर में आप न्यूट्रल रह करके भी जो है बहुत सी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। तो ये ज़रूरत भी है। तो चलिए आज के प्रश्न का उत्तर यही था। और देखिए ये है हमारे समृद्धि है इसका टेलीग्राम चैनल। आप लोग इससे इसलिए जुड़िए क्योंकि यहाँ जो है आपकी परीक्षा से उपयोगी बहुत सी जानकारी जो है हमारे संस्थान के द्वारा निःशुल्क दी जाती है। यहाँ क्यूज टेस्ट होता है जो हम पढ़ा रहे हैं, उसका PDF भी आपको मिल जाएगा, सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी। और ये हमारा YouTube चैनल है समृद्धि IAS का, जिससे हम आप रूबरू हो रहे हैं। और साथ ही साथ हमारा संदीप मिश्रा ऑफिशियल सेकंड चैनल है, यदि आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे भी कर लें, क्योंकि हम यहाँ भी जो है टाइम टू टाइम आपकी परीक्षा से उपयोगी बहुत सी जानकारियाँ लेकर आते ही रहते हैं। और अधिक जानकारी के लिए हमारे किसी बैच से जुड़ने के लिए 7303307507 पे संपर्क करें। ऑफिस के लोग जो है इसे और बेहतर तरीके से बताएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।